हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, तो जल्दी कीजिए, सारी वीडियो देखिए दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की कंप्लीट एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों, तो बनी रही हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर दोस्तों। और दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा अध्याय तीसरा है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। अध्याय 3, हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी में जो बदलाव होते हैं उसके बारे में ये अध्याय है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है? स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं स्थल मंडल, जो हमारा पृथ्वी का स्थल मंडल है, अनेक प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, तो जिन्हें जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ठीक है, तो ये प्लेटें हैं, आपस में घूमती रहती हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा हुआ है, जो ज्वालामुखी फूटते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो गैसें होती हैं, जो अन्य खनिज पदार्थ होते हैं, उनके बीच हलचल होती है। जो पृथ्वी के अंदर काफ़ी मात्रा में दोस्तों हीट है, गर्मी है, उसकी वजह से जो ज्वालामुखी एक्टिविटीज़ होती हैं दोस्तों, तो उनके कारण और अन्य प्रकार की एक्टिविटीज़ के कारण दोस्तों पृथ्वी में हलचलें होती हैं, है ना। तो उन हलचलों के कारण पृथ्वी की ये प्लेटें हैं, जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा। जो प्लेटें हैं, 3 तरह की प्लेटें होती हैं दोस्तों, आप पिछले अध्याय में जाकर देख सकते हैं। जो 3 तरह की प्लेट होती हैं, भूपरिपटी में 3 प्लेटें होती हैं, सबसे ऊपर प्लेट और बीच की प्लेट और अंदर सबसे अंदर की क्रोड। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लेटों के बीच जो एक्टिविटीज़ होती रहती है, मतलब ये प्लेटें आपस में खिसकती रहती हैं। ठीक है, और कुछ अधिक नहीं खिसकती, तो कुछ बता रहे हैं कुछ मिलीमीटर। ठीक है, ऐसे खिसक मतलब इतनी अधिक मात्रा में खिसकती रहती हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं पृथ्वी के अंदर पिघली हुई मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो वही है जो पृथ्वी के अंदर की आंतरिक क्रियाओं के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहे हैं पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। जो मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, जो पिघला हुआ लावा होता है दोस्तों, ठीक है, वो एक वृत्तीय क्रम में घूमता है। जैसे कि आपको किस तरह से बताएं, तो एक गुब्बारा लीजिए दोस्तों, उसमें पानी भर दीजिए, फिर उसके ऊपर एक गुब्बारा चढ़ा दीजिए, उसमें भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में प्लेट मतलब पानी भर के उसमें रख कर दीजिए, तो मतलब उसके अंदर जो 2 गुब्बारों के बीच में जो पानी की लेयर बनी होगी ना, तो उस प्रकार वो एक्टिविटीज़ करता है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसा कि क्रियाकलाप, आगे क्या है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। हाँ, यहाँ क्रियाकलाप है दोस्तों, तो उसको देखते हैं। ये इसको देखते हैं पहले। एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रख कर गर्म करें। तिपाई पर मतलब जो होता है ना, गर्म करने वाला चूल्हा मान सकते हैं दोस्तों, उस पर रख के गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है दोस्तों। ये देखिए, ये प्लेटें बता रहे थे हम, ये प्लेटें, इनकी प्लेटों के बारे में। सबसे ऊपर की प्लेट ये देखिए, पतली सी है। इसके बाद ये दूसरी प्लेट है, ये सबसे नीचे, ये क्रोड। ठीक है दोस्तों, तो इनमें ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, इसमें ये मैग्मा भरा होता है, इससे भी एक्टिविटीज़ करता है दोस्तों इनमें। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि
प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है दोस्तों। इन प्लेटों की वजह से ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। तो पृथ्वी पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं पृथ्वी के अंदर और ऊपर पृथ्वी की बाहर, उनके आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है कि किस गति के कारण क्या एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। बाकी और जो हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। कह रहे हैं जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जातीय बल अंतर्जनित बल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों, एंडोजेनिक इंग्लिश में। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इंग्लिश वर्ड है। आगे कह रहे हैं कि चित्र 3.1 में देखें तो चित्र 3.1 यहाँ कहीं दिया, ये देखिए, ये अभी पढ़ेंगे हम। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप में ज्वालामुखी ऐसे ही जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है दोस्तों। जो भूकंप होते हैं और ज्वालामुखी होती है दोस्तों, ये पृथ्वी की आंतरिक गति यानी कि जो पृथ्वी के अंदर का बल होता है, आंतरिक फोर्स होता है, उसकी वजह से ये होती है, ठीक है। क्या क्या? तो भूकंप और ज्वालामुखी ये मुख्य क्रियाएं हैं जो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण होती है, यानी कि अंतर्जनित बल के कारण, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ। ये देखिए पृथ्वी की गतियों के बारे में देखते हैं। ये ऐसे मतलब यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लें, नॉर्मल साइज कर लें, ठीक है। पृथ्वी की गतियाँ ये देखिए, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, ठीक है दोस्तों। तो अंतर्जनित बल में क्या क्या आता है तो दोस्तों देखिए, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल, ठीक है दोस्तों, इनमें 2 बल है। और बहिर्जनित बल में क्या आता है? अपर्दन और निक्षेपण, ठीक है दोस्तों। अपर्जनित बलों में बहिर्जनित बलों में अपर्दन और निक्षेपण आता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तो आकस्मिक बल में क्या आता है तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ठीक है दोस्तों। ये 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आकस्मिक बल के अंतर्गत आता है। और आकस्मिक बल किसके अंतर्गत आता है तो अंतर्जनित बल के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। और ये पटल निरूपण बल में क्या आता है तो पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है दोस्तों, जो पर्वतों के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है दोस्तों। बहुत से ऐसे बल होते हैं जो मतलब आप जिस बल की वजह से पर्वत आपस में टकराते हैं और उससे भी ऊंचा पर्वत बन जाता है, कभी कभी दूसरे छोटे पर्वत बन जाते हैं, तो मतलब वो आपस में टकराकर पर्वतों का निर्माण कर देते हैं ना। तो पटल निरूपण बल होता है दोस्तों, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि बहिर्जनित बल में के अंतर्गत ये अपर्दन और निक्षेपण है। इसमें क्या क्या आता है तो ये अपर्दन और निक्षेपण में ये 4 एक्टिविटीज़ आती हैं। तो ये देखिए, नदी नदी और बहता जल, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर पृथ्वी के ऊपर ही तो हो रहा है, ऊपर की सतह पर ही तो हो रहा है, ये बल लग रहा है, ठीक है। और पवने, ये देखिए पवने हैं जो हवाएं चलती हैं दोस्तों, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर तो है ना, ना कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है। और समुद्री तरंगें, जो समुद्री तरंगें आती हैं दोस्तों, जिनसे मतलब लहरें होती हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं वो, ठीक है। छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, विशालकाय भी होती हैं, और ज़्यादा इतनी भी विशाल होती हैं कि उनसे समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े शहर होते हैं डूब जाते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं हिमनद। तो दोस्तों हिमनद भी, जो हिम नदी होती हैं वो भी पृथ्वी के ऊपर का ही बल है, मतलब पृथ्वी के बाहर का, ठीक है, ना कि अंदर का, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे ये देखिए शब्दावली है कोई, स्थलमंडलीय प्लेट, ठीक है दोस्तों। ये स्थलमंडलीय प्लेट के बारे में देखते हैं क्या है। भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं दोस्तों। भूपर्पट्टी पर कुछ बड़ी कुछ छोटी प्लेटें होती हैं दोस्तों, जिनका आकार अलग अलग होता है, ठीक है। जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागर की सतहें टिकी रहती हैं। तो दोस्तों ये भूपर्पट्टी कहलाती है, ठीक है दोस्तों, सॉरी स्थलमंडल कहलाता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी कुछ छोटी समान आकार की कुछ प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की प्लेटें सतह टिकी रहती हैं। मतलब सिंपल है बिल्कुल, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिस पर वो सतह जिस पर महाद्वीप और महासागर बने हुए हैं, वही पृथ्वी की स्थलमंडल है, ठीक है दोस्तों।
सॉरी, आगे कह रहे हैं कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। कह रहे हैं कि जो ज्वालामुखी होता है दोस्तों, ये भूपर्पटी पर एक ऐसा खुला हुआ द्वार होता है या छिद्र होता है, या ये कहें होल होता है। होल इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, ठीक है, आप जानते हैं, मैंने वैसे ही बोल दिया, ठीक है। तो ये ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते रहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर की जो हीट होती है, पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी होती है, उसकी वजह से ये पिघल कर, और पृथ्वी के अंदर और तमाम हलचलें होती हैं, उनकी वजह से आप आगे पढ़ेंगी, उनकी वजह से ये लावा होता है, पिघला हुआ पदार्थ निकलता रहता है, ठीक है। चित्र 3.2 में देखें, ये देखिए, ये चित्र 3.2 है, और इसको देखते हैं हम। ये देखिए, ये मैग्मा है दोस्तों, ये सबसे पहले मैग्मा नहीं, यहाँ से देखते हैं, ये मेटल है दोस्तों, पृथ्वी की ये आंतरिक प्लेट है दोस्तों। ये परपटी है दोस्तों, और ये मैग्मा है, ये पिघल कर निकल रहा है पदार्थ, ठीक है दोस्तों, इसको मैग्मा बोलते हैं। और ये देखिए लावा, ये मैग्मा जब ऊपर पिघल कर छिद्रों के माध्यम से ऊपर आ जाता है, ठीक है दोस्तों, ये इसको लावा बोलते हैं। और ये दोस्तों जो प्रमुख निकास द्वार है दोस्तों, ये प्रमुख छिद्र है, इसको निकास वेंट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये सबसे ऊपर ये क्रेटर बोलते हैं जिसको, जी मुख्य मतलब द्वार है, मतलब मुख्य द्वार का सबसे ऊपरी स्थान, ठीक है दोस्तों, उसको क्रेटर कहते हैं। और ये दोस्तों ये निकल रही है इसके माध्यम से, ठीक है, आंतरिक बल के प्रभाव से, ये मतलब, ठीक है, ये निकल रहा है गैस, धुएं, ये सब दोस्तों, गैस, धुएं, राख और आदि सामग्री निकलती है दोस्तों। अन्य प्रकार खनिज पदार्थ भी निकलती हैं, कीमती वगैरह, सोने चांदी है, ये मतलब कीमती पदार्थ भी निकलती हैं, धातुएं निकलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये आप ज्वालामुखी को अच्छे से समझ चुके होंगे दोस्तों, ठीक है। आप आगे यहाँ देखते हैं क्या है ये शब्द की उत्पत्ति दोस्तों। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो एंडो माने अंत है, एक्सो माने बाहर, ठीक है दोस्तों। तो एंडो माने, आप दोबारा देखिए, एंडो माने अंत है, ठीक है, अंत क्रिया, और एक्सो माने बाह्य क्रिया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जोड़ रहे हैं जैनिक, यानी कि जैनिक माने उत्पत्ति, ठीक है दोस्तों, ये, ठीक है। तो ये कौन सा शब्द बना? एंडोजेनिक, ठीक है। तो और ये एक्सोजेनिक, ठीक है दोस्तों। तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं था, इन शब्दों का किस प्रकार की जोड़ कर बनाया गया है वो है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अंतः उत्पत्ति और ये बाह्य उत्पत्ति, अब ये ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये क्रियाकलाप है, इसको क्या हमें ये नहीं करना दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इसी प्रकार स्थल मंडल प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर भूकंप होता है। यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं दोस्तों। ये जो पृथ्वी की और भी जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, उनकी वजह से भूकंप आता है दोस्तों, है ना, भूकंप आता है। और इस भूकंप की वजह से दोस्तों पृथ्वी की जो सतह है उस पर कंपन होता है, ठीक है दोस्तों। कंपन को ही भूकंप कहते हैं, ठीक है दोस्तों, एक तरह से आप समझ सकते हैं। और ये किस वजह से होता है? तो पृथ्वी की ये आंतरिक प्लेटों में जो गति होती है उनकी वजह से, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की जो आंतरिक प्लेटों में गति होती है उनकी वजह से पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, जिसकी वजह से भूकंप आता है, ठीक है दोस्तों। आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप आगे देखते हैं। अब आप भूकंप की परिभाषा देख सकते हैं दोस्तों, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। चित्र 3.3 में देखें, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, भूपर्पटी के नीचे दोस्तों बता रहे हैं, जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है दोस्तों। जहाँ पर जो बता रहे हैं कंपन सबसे पहले उत्पन्न होता है दोस्तों, वो उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र यानी कि मतलब वह स्थान जहाँ पे कंपन की शुरुआत होती है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थानों को अभिकेंद्र अधिकेंद्र कहते हैं, सॉरी, कह रहे हैं उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि अधिकेंद्र होता है दोस्तों, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र की भू सतह पर निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि उद्गम के बाद जो उसके पास जो स्थान होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं दोस्तों। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में निकलता है दोस्तों। ये जो कंपन होता है, कंपन यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से जो हलचल पैदा होती है, आंतरिक हलचलों से जो
और मतलब जो हलचल होती है पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करने वाली जो हलचल होती है उस वो ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कंपन के रूप में गमन करती है, मतलब जैसे कि आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे किसी तालाब में पत्थर मारते हैं तो वो जो तरंगे निकलती हैं उसी प्रकार पृथ्वी, मतलब मान के चलिए पृथ्वी में वो जो मतलब तालाब में पत्थर फेंका, वो मान के चलिए उसको मानते हैं हम पृथ्वी के आंतरिक क्रिया को। ठीक है, और जो तरंगे निकलती हैं तो वो ऐसी जो गमन करती हैं वो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, इसी प्रकार होता है सभी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको समझने के लिए दोस्तों आगे और भी डिटेल में जानकारी मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ मतलब कन्फ्यूज ना हो। आगे कह रहे हैं कि अभिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है। दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो अभिकेंद्र होता है, उद्गम केंद्र की बाद का जो स्थान होता है अभिकेंद्र, उसके पास सबसे अधिक हानि होती है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचती है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी कि उद्गम केंद्र के बाद स्थान आता है तो अधिकेंद्र के बाद जो दोस्तों जगह स्थान आता है तो धीरे धीरे उसका मतलब जो फोर्स होता है, उसका बल होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसकी भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है ना। मतलब जैसे समझें, जैसे कि वही पत्थर मारने वाला उदाहरण, तो पत्थर मारती हैं तो वहाँ कितनी तेज़ी से लहरें एकदम उठती हैं, और धीरे धीरे जब तालाब का किनारे तक आती आती लहरें कम हो जाती है ना। अगर आपको इसको इसको ही वर्टिकल खड़ी रूप में देखा जाए तो जैसे कि तालाब को एकदम मतलब खड़ा करके देखा जाए, उन रेखाओं को सीधा मतलब सीधे आकार में आप समझ रहे हैं, जैसे कि वृक्ष खड़ी होती है इस तरह प्रकार का देखा जाए तो उसी प्रकार की हलचलों को आप महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार की हलचलें तालाब मतलब पृथ्वी के अंदर होती होंगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं भाइयों। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए, ये यहाँ बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। प्लेट सीमा अभिकेंद्र और भूकंप तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई। ठीक है, तो ये देखिए, ये बता रही है, ये देखिए तालाब मानती है हमने, या जैसे यहाँ पर पत्थर फेंका, ये अधिकेंद्र मान के चलती है, ये पत्थर वाला स्थान है। ठीक है, मैं यही समझाना चाहता था दोस्तों आपको। तो ये देखिए, ये प्लेट सीमा है दोस्तों, प्लेटों की सीमा है। ठीक है, तो अब वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है दोस्तों। यहाँ ये वो स्थान है जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, यानी कि यही पत्थर वाला स्थान है। यहाँ पत्थर मारा तो धीरे धीरे ये देखिए, ये सफ़ेद सफ़ेद ये लाइनें जा रही हैं, ये यहाँ पर आते आते ये देखिए, ये जैसे तालाब में पत्थर फेंकती तो ये लहरें ऐसी निकलती ना, तो वही चीज़ बता रहे हैं। ये प्लेटों से टकरा के मतलब ये तालाब में तो जल होता है दोस्तों, तो वहाँ प्लेटें नहीं होती। अब यहाँ पे प्लेटें होती हैं जो धातुओं की बनी होती हैं, अन्य प्रकार की खनिज पदार्थों धातुओं से बनी होती है। ठीक है, तो प्लेटों से टकराती है और बहुत ही जड़ तेज़ी से झटका मतलब कह सकते हैं लगता है। ठीक है, तो ये झटका महसूस करते हुए ये सतह तक आता है। ठीक है दोस्तों, सतह पर फिर भूकंप हमें महसूस होता है। ठीक है, और आगे देखिए, बाहर भूकंप की तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई, तो दोस्तों ये निकल रही हैं। ठीक है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद गोलाकार आकृतियाँ दिख रही हैं, लाइनें दिख रही हैं, ये उसको दर्शा रही हैं कि भूकंप की तरंगें हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एरो का चिन्ह बना है, ये बाहर की जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं, अंदर की ओर आ रही हैं। तो ये मतलब एक झटके को महसूस करती हैं ये, है ना। जो प्लेटें होती हैं ये। ठीक है, तभी तो हमने देखा होगा कभी कभी देखिए दोस्तों, भूकंप वाले स्थानों पर ये घर गिर जाती है और बड़ी बड़ी मतलब गड्ढे हो जाते हैं, मतलब ज़मीन धसक जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, वो इसी वजह से होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ है। क्या आप जानते हैं भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। तो भूकंपी तरंगों को दोस्तों वैज्ञानिकों ने 3 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। तो देखिए कौन कौन सी तरंगें हैं दोस्तों। तो पी तरंगे अर्थात अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है दोस्तों, एस तरंगे अर्थात अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अर्थात पृष्ठीय तरंगे दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन सी है, तो पी नाम की तरंगे, एस नाम की तरंगे और एल नाम की तरंगे। ठीक है दोस्तों, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, इन तरंगों के धर्म गुण विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। विश्वकोश दोस्तों आगे बताएंगे, यानी कि शब्द कोश में आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब गूगल से भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
कि अनुप्रस्थ का अर्थ क्या होता है, अनुदैर्घ्य का अर्थ क्या होता है, पृष्ठीय तरंगों का अर्थ, मतलब ये सब सभी का अर्थ क्या होता है, ये आप सर्च करते सकते हैं यूट्यूब गूगल से भी, कहीं से भी, ठीक है, या इसमें नीचे दिए गए हो तो हमें अभी अभी बताते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या है, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है दोस्तों। कह रहे हैं कि हम भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भूकंप कब आएगा, कितनी तीव्रता से आएगा, किस स्थान पर आएगा, है ना, ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर पहले से तैयार हों या, है ना, तो हमें इसके प्रभाव से खुद को बचाया जाए, मतलब बचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके प्रभाव से उस स्थान को बचा सकते हैं जहाँ पर ये आया है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। बस इतना है कि मतलब अक्सर ये उन क्षेत्रों में आता है जो समंदर के किनारे होते हैं, ठीक है, या ज्वालामुखी क्षेत्रों के आसपास होते हैं, या तटीय प्रदेश होते हैं। अब तटीय प्रदेश वही समंदर के क्षेत्र को ही कहते हैं, ठीक है, या कोई नदी घाटी मुहाना होते हैं दोस्तों, बड़ी नदियाँ होती हैं उनकी, ठीक है, या पर्वतीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों, जहाँ पर्वत बड़ी बड़ी विशाल पर्वत होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में अधिक संभावनाएं रहती हैं, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आगे कह रहे हैं, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। तो दोस्तों ये जो स्थानीय लोग होते हैं, जो कुछ समझदार लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, है ना, तो वो किस प्रकार से भूकंप के आने की जानकारी, यानी कि भूकंप के आने की सूचना महसूस कर सकते हैं, या भूकंप के आने की एक्टिविटीज को कैसे महसूस करते हैं, या कैसे पता लगाते हैं वो कि भूकंप आने वाला है या आएगा, है ना। तो वो देखते हैं जानवरों के व्यवहार का वो मतलब अध्ययन करते हैं, या उनकी व्यवहार को समझते हैं, ठीक है। इस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं। तालाबों में मछलियों की एक्टिविटीज़ होती है, मतलब मछलियों की हलचल से, मछलियों की मतलब जो मछलियाँ उसमें तालाब में हलचल करती हैं, उससे समझ सकते हैं, ठीक है। या सांपों की धरातल पर आना, यानी सांप बिल से बाहर आ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ शायद भूकंप आ सकता है ना। एक दो सांप नहीं, एक दो सांप तो निकलते रहते हैं, जब से ज़्यादा अधिक मात्रा में सांपों का ऐसा होता है, उन सांपों का व्यवहार, जब बार बार सांप बाहर निकल रहे हैं और आ रहे हैं और लोगों को कि आसपास फिर मतलब घूम रहे हैं इधर उधर, है ना, तो वो समझ जाते हैं। कुछ कुछ लोग समझदार होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आगे कह रहे हैं, ये देखिए चित्र है, ये गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश, ये दोस्तों गुजरात का चित्र है, गुजरात में जो भूकंप आया था उसका ये चित्र है दोस्तों, ठीक है। सॉरी। अब देखिए, भूकंप एवं वस्तु स्थिति का अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके। तो ये देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम इसको। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था दोस्तों, ठीक है। कब आया था? 2001 में, आज से लगभग 20 साल पहले, ठीक है दोस्तों। और दूसरा नंबर ये देखिए, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका, यानी कि हुई थी उस समय, ठीक है दोस्तों। ये उसी समय की सूचना जानकारी अखबार का कटिंग है दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहे हैं, भुज में बिना निराशाजनक राहत। भुज है गुजरात का ही कच्छ क्षेत्र है दोस्तों। आपको उसके बारे में भी आगे मतलब जानकारियाँ मिलेंगी हमें, मतलब जब स्टेट वाइज स्टेट हम पढ़ेंगे दोस्तों अगली एनसीईआरटी में, ठीक है दोस्तों। 9वीं 10वीं 11वीं में तो आपको जरूर मिलेगी ये जानकारी, ठीक है। तो आगे देखते, भुज में निराशाजनक राहत, यानी कि मतलब कोई खास राहत नहीं हुई, ठीक है दोस्तों। भुज यानी कि उसी कच्छ गुजरात का ही क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाई आदि न पहुंचने के कारण राहत चिंताजनक थे, ठीक है दोस्तों। हालात चिंताजनक थे, ठीक है दोस्तों। उसी समय की बात है, 2001 की, ठीक है। आगे कह रहे हैं, चौथा पॉइंट, भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे दोस्तों, ठीक है। उसी समय कितना नुकसान हुआ था। फोन लाइनें, टेलीफोन लाइनें, पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार के माध्यम सभी अवरोधित हो गए थे, ठीक है दोस्तों।
और 5वां पॉइंट है दोस्तों, शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी दोस्तों। जो चारकोल होता है दोस्तों, कोला बोलते हैं जैसे, ठीक है। तो कोयले के कारखाने होंगे, कोयले की खदानें होंगी, कोयले की जो स्टोरेज होंगी जहाँ पे कोयला स्टोर किया जाता होगा, गोदामों में, कारखानों में और अन्य जगहों पर, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर उसकी मतलब भूकंप की वजह से आग लग गई है ना। और भी मतलब टकराते हैं पत्थर तो आपस में, मतलब चिंगारियाँ होती हैं, इसलिए इसी वजह से आग लगी होगी। और भी कुछ वजह हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आग लगने के कारण भूकंप गुजरात में बता रहे हैं कई स्थानों पर आग लगी हुई थी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 6वां पॉइंट, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र था दोस्तों जो गुजरात का, वो वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी? कि ताकि लोग अपने आप को खुद से सुरक्षित करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। और जो बचाव दल हैं वो अधिक मतलब तीव्रता से मतलब एक्शन करें, ठीक है दोस्तों। मतलब बचाव कार्य तेज करें, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। जो गुजरात की उस समय की मुख्यमंत्री होंगी, उन्होंने केंद्र से अपील की, यानी कि दिल्ली में उन्होंने संदेश भेजा होगा और रिक्वेस्ट विनती की होगी कि हमें कुछ राहत पहुंचाएं, ठीक है। तो उस समय की जो केंद्र में सरकार होगी उससे रिक्वेस्ट की गई होगी, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी, यानी कि धन का उन्होंने मांग किया दोस्तों, ठीक है। तो ये भूकंप की एक कुछ तत्व थे दोस्तों, है ना। भूकंप देखिए, भूकंप इसको पेज को भी इस तरह से बनाया गया है कि भूकंप में दरारें पड़ती हैं भूकंप के आने की कारण। तो इसमें भी ये पेजों इस जो पेज लिखा है इस पर भी दरारें दी गई है, ठीक है दोस्तों, ताकि बच्चे और अच्छे से समझ सकें कि भूकंप से इस प्रकार की संरचना पृथ्वी पर पैदा हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्या आप जानते हैं? भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है दोस्तों। भूकंप का जो मापन होता है एक यंत्र से किया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो भूकंप लेखी कहते हैं, जिसे भूकंप लेखी, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जो भूकंप की तीव्रता होती है दोस्तों, किस तीव्रता से आया, यहाँ पे देखिए 6.9 की तीव्रता से आया था ना गुजरात का जो भूकंप था दोस्तों, ये वाला। यहाँ पर कहाँ है वो, ये देखिए 6.9 की तीव्रता से आया था। तो इस किससे नापा था दोस्तों? तो रिएक्टर स्केल से, ठीक है दोस्तों। स्केल होती है हर चीज़ की, एक नापने की एक उपकरण होता है दोस्तों। हर किसी चीज़ को नापने का उपकरण होता है, उससे नापा गया होगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है दोस्तों, है ना। ऐसी छोटी मोटी भूकंप अर्थात आती रहती हैं। बहुत से स्थान दोस्तों दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पर जी 2.0 की तीव्रता वाली भूकंप अक्सर आए दिन आती रहती है ना, लेकिन उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं कि उनका प्रभाव ना के बराबर होता है। और देखिए, जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकती है। वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, अर्थात 5.5 मानते हैं, 5 की तीव्रता से जो भूकंप आता है उससे वस्तुएं गिर सकती हैं। जो इमारतें होती हैं दोस्तों, जो बिल्डिंग होती हैं, जो बड़े बड़े जो और भी कुछ होती है जैसे टावर्स वगैरह होती है दोस्तों, है ना। तो ये इनकी गिरने की संभावना होती है, ठीक है दोस्तों, 5.0 की तीव्रता से आने वाले भूकंप की वजह से, ठीक है। तो इनसे क्षति हो सकती है चीज़ों की, वस्तुओं की। इन आशंका होती है कि इस इतनी तीव्रता वाली भूकंप से वस्तुएं गिर जाएंगी, है ना। आगे कह रहे हैं कि जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली और जिसकी ये कह रहे हैं जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है वो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली। तो आगे कह रहे हैं कि जिस भूकंप की तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। आगे ये देखिए 7.0 वाली भूकंप को सबसे अधिक शक्तिशाली समझा जाता है, ठीक है। और आगे यहाँ कह रहे हैं कि दोस्तों देखिए
ये हाँ, ये भूकंप लेपी यंत्र है दोस्तों। ये जो यंत्र है इससे नापा जाता है भूकंप की तीव्रता, भूकंप लेखी लेखी, ठीक है। आगे कह रहे हैं क्रियाकलाप हमें नहीं करना दोस्तों, हमें क्रियाकलाप से मतलब बचना है। ये वीडियो लंबी करने के लिए है और हमें ये वीडियो लंबी नहीं करना, ये बच्चों के लिए है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि भूकंप से बचाव की तैयारी। देखिए भूकंप से किस प्रकार आप बचाव कर सकते हैं दोस्तों, ये बच्चों के लिए भी, ये बच्चे भी समझ इस प्रकार की बातों को बच्चे इस प्रकार की बातों को समझकर खुद को मतलब एक्टिव कर सकते हैं ना। आगे कह रहे हैं भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। तो देखिए भूकंप आता है तो कहाँ आश्रय लें, कहाँ पर बचाव के, कहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। तो देखिए सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे। तो दोस्तों रसोई जो होती है उसकी काउंटर के नीचे या मेज के नीचे बैठ जाएं या छुप लेट जाएं या है ना छुप जाएं, है ना। दीवार के अंदरूनी कोने में, जो दीवार का अंदरूनी कोना होता है दोस्तों, तो वहाँ पर, ठीक है। इससे दूर रहे, किन किन चीज़ों से दूर रहें। तो दोस्तों दूर रहने के लिए बता रहे, आग वाले स्थान से दूर रहें, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहें दोस्तों। ये कह रहे हैं कि आग वाले स्थान से दूर रहें, चिमनी जो बड़ी होती हैं, जो भट्टा होते हैं, ईंट भट्टा, उनकी चिमनियाँ होती हैं, उनसे दूर रहें। आसपास जो टूटने वाली वस्तुएं हैं, जो टूट सकती हैं और टूट कर हमारे ऊपर गिर सकती हैं, उन वस्तुओं से दूर रहें, है ना। खिड़की, दर्पण, तस्वीरें, फ्रेम, ये सब इनसे दूर रहें। दीवार भी है, इसमें दीवार दिया नहीं गया। जो दीवार होती हैं, छत होती हैं दोस्तों, मतलब पत्थर वाली छत, जिनको हम अपने यहाँ लोकल भाषा में पटिया बोलती है, रश्मि बोलती है, ये टूट कर गिर सकती है, इनसे दूर रहें। गाटर होते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ छतों पर गाटर लगी होती है, तो हमारी भूकंप से हमारे घर हिलती है और गाटर खिसक सकती है ना, वो हमारी गाटर सिर पर भी गिर सकती है ना। तो इन चीज़ों से दूर रहें। यहाँ दिए नहीं गए, मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया गया है। आगे कह रहे हैं पहले से तैयार रहें। आगे पहले से तैयार कैसे रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें दोस्तों, डरे ना, है ना। कह रहे हैं कि जो भूकंप आ रहे हैं उनका सामना किस प्रकार करें, तो सख्ती से, मतलब एक सतर्क रहकर, यानी कि विश्वास के साथ, मतलब यह क्या और कहने का तात्पर्य ये भी है कि डरे ना, घबराए ना दोस्तों। घबरा कर आदमी कुछ गलत कर बैठता है और वो फिर खुद की गलती से परेशान हो जाता है और उसकी खुद की गलती से चोट भी खा सकता है दोस्तों, है ना। तो ये बता रहे हैं, बाकी सब आप समझदार हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि मुख्य स्थल आकृतियाँ, जो मुख्य स्थल आकृतियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा पृष्ठभूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपक्षय और अपरदन दो क्रियाएं हैं दोस्तों, उनके कारण क्या होता है, पृष्ठभूमि लगातार विघटित होती रहती है। जो पृष्ठभूमि दोस्तों क्या है, स्थल आकृति, मतलब जो सतह है, भूमि की सतह, ठीक है दोस्तों, विघटित होती रहती है। विघटित माने टूटती भी रहती है, जुड़ती रहती है, मतलब उसमें परिवर्तन होती रहती है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर जो सेल होते हैं दोस्तों, सेल ही होते हैं इस पे, जिससे मिट्टी मृदा वगैरह सब बनी हुए होते हैं, उन्हें सेल ही कहते हैं। और जो पहाड़ पर्वत होते हैं दोस्तों, चट्टानें होती हैं, ये सब सेल के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनके टूटने से अपक्षय होता है। अपक्षय दोस्तों क्या होता है, तो ये टूट कर उन छोटी आकृति में बनना, फिर उन छोटी आकृतियों और भी टूटती हैं, तो मतलब टूट फूट को ही अपक्षय कहते हैं दोस्तों, आप इस प्रकार समझ सकते हैं। आगे कह रहे हैं भूपृष्ठ पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि भूपृष्ठ पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। तो अपरदन क्या होता है दोस्तों, जो पृथ्वी की सतह पर जल के द्वारा, पवनों के द्वारा, हिम नदियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की घटकों में जो घटकों का क्षय होता है दोस्तों, टूट फूट होती रहती है, तो इसको अपरदन कहते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ के द्वारा, चाहे वो नदी, नाला, झरना, पवने, वायु या कोई और माध्यम हो, जिसके कारण पृथ्वी में की सतह पर टूट फूट होती रहती है, उसे अपरदन कहते हैं, ठीक है। अब टूट फूट ऐसी नहीं कि हमारे घर में टेबल कुर्सी टूट रही है ना, उसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जो चट्टानों की बात चल रही है, ठीक है। आगे कह रहे हैं वायु, जल आदि
अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। कह रहे हैं कि वायु और जल, जो वायु है रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु है ना, मैदानी क्षेत्रों में जो वायु होती है उसके द्वारा, और जल के द्वारा जो नदियों की क्षेत्र, नदियां हैं, नदियों के द्वारा है ना, और समुद्रों के माध्यम, समुद्रों की जो तटीय इलाके होते हैं उनके किनारे, समुद्रों के किनारे आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो जो अपरदित पदार्थ यानी कि भाई टूटे फूटे पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, किसके द्वारा? तो अपनी बल के द्वारा। जल में बल होता है दोस्तों, वायु में भी बल होता है दोस्तों, है ना। अब वायु कैसी भी हो दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों की, रेगिस्तानी क्षेत्रों की, या किसी और अन्य क्षेत्र की, ठीक है दोस्तों। और जल का बल, जल कोई भी हो, नदियों का जल हो दोस्तों, झरनों का जल हो, चाहे वो समंदर की तटीय इलाकों का जल हो, ठीक है दोस्तों। तो उसके द्वारा जो अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है ना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। मैं मतलब थोड़ा मेरा जीभ लड़खड़ा रहा है दोस्तों, क्या करें, मेरी तबीयत आपको पता ही है काफ़ी दिनों से ख़राब है, क्या करें। अभी सही नहीं हुई, आप दोस्तों मतलब पूछ रहे होंगे या बोल रहे होंगे क्यों नहीं सही हुई, अब क्या करें। मेरे गली में कुछ छाले पड़ गए 2-3, तो उनकी वजह से मैं कुछ ठीक से नहीं बोल पाता हूँ दोस्तों, उसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं। अपरदन, हाँ नहीं, यहाँ पे था। अब और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। निक्षेपित यानी दोस्तों इकट्ठा कर देते हैं, नहीं, ठीक है। वायु, पवन जैसे कि मतलब, और जल, ये मृदा, चट्टानें, पत्थर वगैरह, ये सब चीज़ों को निक्षेपित करते हैं, यानी कि एक स्थान पर स्थापित कर देते हैं, या मतलब एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, वही बता रहे हैं। आगे करें, अपरदन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपरदन और निक्षेपण पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों का उदाहरण लेते हैं, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में दोस्तों हवा की माध्यम से जो दोस्तों रेत की छोटी छोटी कण होते हैं, कितनी विशाल आकार में मतलब स्थापित हो जाते हैं, कितना विशाल मतलब पहाड़ जैसा बन जाते हैं ना। तो उस पर देखिए, अब रेगिस्तान की किसी फोटो को देखिए तो उसमें ऐसी ऊंची नीची बन जाती है ना, तो वो हवाओं के माध्यम से, ठीक है दोस्तों, ये होता है। और समुद्र के किनारे देखिए, समुद्र की लहरों के माध्यम से ये दोस्तों जो रेत इकट्ठा हो जाता है वो, ठीक है। और नदियों के किनारे देखते हैं आप, नदियों की जो दोनों साइड में जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वो देखिए। झरनों के किनारे देखिए, झरने की पानी के बल से दोस्तों वो चट्टानें दोस्तों किस तरह से एक दूसरे अलग अलग दोनों तरफ साइड में लग जाती हैं, किनारों पर लग जाती हैं, तो वो ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं नदी के कार्य। नदी के कार्य देखते हैं। जो नदी है दोस्तों क्या कार्य करती है। नदी के जल से पृष्ठभूमि का अपरदन होता है दोस्तों, पृष्ठभूमि यानी कि सतह, ठीक है, अपरदन होता है, ठीक है। जब नदी किसी खड़ी ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। कह रहे हैं कि दोस्तों जो नदी है ना, किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिरती है और किसी कठोर, यानी कि कठोर जैसे कि कठोर या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है। जैसे कि आप झरने को ले लें, जो झरना होता है दोस्तों वो नदी का एक रूप होता है। जैसे कि कोई नदी है, किसी ऊंचे स्थान पर आ गई और उसको आगे कोई माध्यम नहीं मिला बहने के लिए, तो वो ऊपर ऊंचाई से नीचे गिरेगी। नदी का उदाहरण ले रहे हैं दोस्तों, कोई नदी ऊंचाई से नीचे गिरेगी दोस्तों, तो नीचे कोई चट्टान है या कोई खड़ी ढाल है दोस्तों, या कोई पत्थर है, उस पर गिरेगी तो धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय में, काफ़ी साल भी लग सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो चट्टान को काट काट कर उसके जल के प्रभाव से चट्टानें टूटेंगी, कटेंगी, है ना। फिर वो चट्टानों से छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वो आपस में टकराएंगे, तो वो रेत का एक रूप ले लेते हैं ना, बालू, है ना। तो उसी का बता रहे हैं उसके बारे में। तो वो तो यह जलप्रपात बनाती है, यानी कि चित्र 3.5 में देखें दोस्तों, ये देखिए, ये जलप्रपात है ये दोस्तों, इसे वाटरफॉल बोलते हैं इंग्लिश में, आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये नदी आ रही है, ये कठोर शैल है दोस्तों। सबसे पहले ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल है दोस्तों, ठीक है ये दोस्तों। और ये आकर यहाँ पे जल आगे फैलेगा, यहाँ पे इतना ही दिखाया गया है, ठीक है। और ये देखिए, ये उदाहरण भी दिया गया है किसी का। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात हैं, छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका की वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है दोस्तों। तो जब ये हमारा फैक्ट बन गया दोस्तों, ये जीके का क्वेश्चन भी है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे छोटा जलप्रपात दोस्तों कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला जो देश है दोस्तों, छोटा सा, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है,
मतलब दक्षिण अमेरिका में छोटा है, वो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है, उसका एक स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, वेनेजुएला है, वेनेजुएले का जो जलप्रपात है, एंजिल नाम है उसका, एंजिल जलप्रपात, वैज्ञानिक लोग दे देते हैं नाम। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रपात को दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा, मतलब ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऊंचा कैसे में, तो ऊंचाई से गिरते हुए सबसे नीचे उसकी जहाँ गिर रहा है वहाँ से लेकर जहाँ से गिर रहा है वहाँ तक की लंबाई नापी जाती है। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचा है, लगभग 1 किलोमीटर मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने अंदाज से बताया, मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, मुझे याद तो है लेकिन थोड़ा मतलब अक्षर कुछ, मतलब कुछ पॉइंट मुझे मिस हो रहे हैं, इसलिए मैं पूरा मतलब सही बात नहीं कह सकता है ना। बाई चांस आप उसी को याद कर लें और गलत हो जाए ना, तो मैं ये नहीं करता, मेरी आदत में नहीं है ये बात है ना। ठीक है, लगभग 1 किलोमीटर है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अन्य जलप्रपात, तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नाइग्रा, इसको नियाग्रा है, ये इंग्लिश में नाइग्रा बोलते हैं। ठीक है, नाइग्रा जलप्रपात है दोस्तों। ठीक है, ये, और देखिए दोस्तों, अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात दोस्तों। ठीक है, तो ये जलप्रपात है। आगे कह रहे हैं कि देखिए ये कौन सा जलप्रपात है, ये नाइग्रा जलप्रपात है दोस्तों। ठीक है, ये चौड़ाई इसकी बहुत है दोस्तों, है ना। तो ये नाइग्रा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, कनाडा की। ठीक है, तो ये काफ़ी चौड़ाई इसकी बहुत है ये। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी देखने में बहुत सुंदर लगता है दोस्तों, आप इसके वीडियोस देख सकते हैं कहीं से। ठीक है, आगे देखिए, हाँ यहाँ पर, हाँ यहाँ देखते हैं क्या, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है दोस्तों। मोड़दार मार्ग यानी कि जहाँ थोड़ा भी मतलब नीचा स्थान मिला वहाँ वहाँ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और नीचा कहीं मिला तो वहाँ मुड़ जाएगी, उसके बाद कहीं और थोड़ा नीचा मिला तो वहाँ मुड़ जाएगी। यानी कि जल हमेशा नीचा माध्यम दिखता है, जल ऊंचाई पे कभी नहीं जाता, चढ़ता ही नहीं है ना। जल हमेशा नीचाई की तरफ जाता है। जल क्या, लिक्विड, कोई भी लिक्विड द्रव हो ना, उसकी हमेशा ये प्रवृत्ति रहती है कि वो नीचाई की तरफ जाता है, यानी कि उसको ग्रेविटी बहुत अच्छे से अपनी ओर खींचती है। या यूं कह सकते हैं दोस्तों कि जल की बहने की प्रवृत्ति होती है और बहता उसी साइड में है जहाँ पर उसे नीचा माध्यम मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं दोस्तों। जो नदी के जो मोड़ होती है ना, नदी सर्प के आकार में इधर उधर घूम कर मुड़ती रहती है ना, सर्प की तरह चलती है ना, उसको विसर्प कहती है। यानी कि उसी नाम को ले लिया, सर्प के एक रूप को ले लिया। सर्प यानी सर्प कैसे चलता है, तो इधर उधर है ना होते हुए, तो उसी का नाम दे दिया गया है विसर्प। ठीक है, इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। इसके बाद जो मतलब विसर्प है, उसके बाद नदी के जो किनारे होते हैं उसके किनारों पर लगातार क्या होता है, तो अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। तो विसर्प है ना दोस्तों, विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। निकट आते जाते हैं क्यों, मतलब जो उसकी जो आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, हाँ ये विसर्प लूप के सिरे किनारों पर अपरदन एवं निक्षेपण की शुरू हो जाती है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये देखिए ये सर्प, ये जो स्थान है दोस्तों, ये नदियाँ ऐसी जा रही हैं घूमती फूमती, तो ये जो स्थान है दोस्तों, ये दिख रहा है, ये यहाँ बालू इकट्ठी हुई है, ये देखिए कितने पास आ गए हैं, है ना। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये थोड़ा दूर है, फिर ये देखिए थोड़ा पास है, ये देखिए थोड़ा और पास आ गया, ये थोड़ा और पास आ गया, ये थोड़ा पास आ गया, तो ये लूप बन रही है दोस्तों, ये लूप। ठीक है दोस्तों, लूप यानी कि एक घुमाव का स्थान मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो निकट आ जाते हैं। आगे कह रहे हैं समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, समय के साथ ये कट भी जाते हैं। देखिए ये वाला स्थान ये कट रहा है धीरे धीरे, ये आगे आगे ये छोटा होता जाएगा तो यहाँ ये कट पड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से पानी निकल पड़ेगा, है ना। ये तो फिर यहाँ से फिर यहाँ पे क्या बनेगा, इसी तरह, तो यहाँ से एक उप नदी बन जाएगी, यहाँ से और मतलब एक उप नदी का रूप ले लेगी नदी। ठीक है,
आगे कह रहे हैं सब लूप कट जाता है और इस तरह इस और एक अलग झील बनाते हैं दोस्तों, या झील बना सकते हैं या एक उप नदी निकल सकती है दोस्तों यहाँ उन्हीं से। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि जब पानी अगर उप नदी तो तब बनेगी जब वो पानी कट कर झील का रूप ले लेगी और वो फिर बहने लगेगी। ठीक है दोस्तों, यदि वो बहेगी नहीं तो वो झील ही बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, और अगर वहाँ झील कट कर बह गई, बहती बहती कुछ दूर से कुछ किलोमीटर जाएगी तो वो नदी मानी जाएगी। ठीक है, उप नदी। और अगर वो उसी स्थान पर गड्ढे जैसा पड़ जाएगा, वो पानी वहाँ स्थिर रहेगा दोस्तों, तो वो झील बन जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं दोस्तों। ये जो झील, अगर वो झील बनेगी, पानी बहेगा नहीं तो वो चाप झील कहलाएगी, और पानी बह गया तो वो उपनदी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे कह रहे हैं कि फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। फल उसकी उसी वजह से जो उसके पास जो क्षेत्र होंगे, तो झील बनेगी, हर धीरे धीरे वहाँ उसमें पानी इकट्ठा होगा। किस तरह से इकट्ठा होगा, तो ये हर बार तो नदी चलेगी ना, नदी तो हर बार चलती है, तो ये पानी इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होते होते ये इस तरह से कट जाएगी दोस्तों। ये इधर काटा हुआ दिखा रहे हैं, चाप झील बन जाती है। और फिर धीरे धीरे का क्यों बनती है, तो ये नदी के द्वारा लाई हुई मिट्टी उसको एक अलग बना देती है। जैसे कि उड़ीसा की जो कटक है, उड़ीसा में वहाँ पे जो झील है एक, उसको चिल्का झील बोलते हैं दोस्तों। तो ये इसी प्रकार की से बनी है, ये समंदर के माध्यम से बनी है और ये नदियों के माध्यम से बनी है। ठीक है दोस्तों, ये चाप झील बने कहलाती है और ये वो तटीय झील कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए समुद्र है, समुद्र का पानी हिलोरे लेते लेते किसी स्थान पर आ गया, हम उदाहरण ले रहे हैं समुद्र का, तो धीरे धीरे वो पानी इकट्ठा हो गया, गड्ढे बनकर भर गया। फिर समुद्र के द्वारा बहाई हुई मिट्टी उस स्थान को रोक देती है, तो वो पानी वहीं पड़ा रह जाता है ना। तो वो पानी फिर निकलेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे झील बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार नदियों के द्वारा एक बता रहे हैं कि ये धीरे धीरे ये इस प्रकार कट जाती है, और कटकर ये लाल यहाँ दिख रही है, ये मिट्टी मान सकते हैं, और ये नीला पानी। ठीक है दोस्तों, ये कट गई और अब ये पानी वहीं स्थिर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये चाप झील कहलाएगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे चाप झील, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बाहर बहने लगती है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि कभी कभी नदी जो अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। क्यों आएगी, तो वही नदी बाहर बहने लगेगी, इसी की वजह से चाप झील बनेगी। चाप झील का पानी मतलब उसे कुछ उसकी मार्ग में बाधा डाल सकता है ना, इसी वजह से ये बाहर बहने लगेगी। ठीक है, बाहर तो बाढ़ भी आ जाती है कभी कभी उसके आसपास के क्षेत्रों में। क्यों आएगी, तो आप देख ही रहे हैं, चाप झील की वजह से उसका मार्ग बदल जाता है। मार्ग बदलेगा तो वो अपने आसपास के क्षेत्रों में पानी बहा कर ले जाएगी। ठीक है, और नदी का तो मार्ग तेज होता है, बरसात में और तेज हो जाती है ना, तो वो उस फलस्वरूप उसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आती है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है दोस्तों। कह रहे हैं बाढ़ के कारण जो महीन मिट्टी है, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। तो नदी है अपनी बाढ़ के कारण क्या करेगी, तो निक्षेपण करेगी दोस्तों। निक्षेपण क्या होता है, तो निक्षेपण दोस्तों वही मतलब जो मिट्टी वगैरह होती है उसको इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ठीक है दोस्तों, तो एकत्रित करेगी। आगे कह रहे हैं कि दोस्तों एक मिनट, हाँ आगे कह रहे हैं कि निक्षेपण करेगी, निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। जो नदी के द्वारा निक्षेपण किया जाता है उस पदार्थ उसको क्या कहते हैं, तो अवसाद। ठीक है दोस्तों, अवसाद क्यों, तो अवसाद इसलिए कि काफ़ी लंबे समय तक उसके द्वारा इकट्ठा किया गया मृदा है या कंकड़ पत्थर जो भी कुछ आते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि वो ये यूँ कह सकते हैं अरे यार मेरे गले में दर्द हो रहा है, क्या करें दोस्तों यार। चल फिर खैर जो है चले तो होता रहता है यार। अवसाद कहती हैं। ठीक है, अवसाद आप समझ गए होंगे। अवसाद की परिभाषा आपको पिछले अध्याय में मिल जाएगी, ठीक से अच्छी से बताई गई है। ठीक है, अवसाद वही कहते हैं जो नदी के द्वारा निरंतर क्रिया के द्वारा बहाकर लाया जाने वाला पदार्थ होता है। जो मिट्टी, रेत,
और अन्य खनिज पदार्थ होते हैं जो बहाकर लाए जाते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें अवसाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। दोस्तों कह रहे हैं कि जिससे इसी वजह से जो अवसाद होता है, जो नदी के द्वारा बहाकर लाया जाता है, ये काफ़ी उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ आ जाते हैं। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों से बहाकर लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण करती है। तो बाढ़ के जो मैदान होते हैं वो उपजाऊ हो जाते हैं इसी वजह से। आगे कह रहे हैं कि नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। दोस्तों यहाँ बोल रहे थे कि बाढ़ के अच्छे मैदान उपजाऊ मैदान होते हैं, तो वो क्यों उपजाऊ होते हैं दोस्तों? क्योंकि उसमें बहुत ही कीमती खनिज पदार्थ आ जाते हैं, और फिर वो उपजाऊ क्षेत्र कहलाती है। और इसी वजह से दोस्तों देखिए, जितने भी नदी क्षेत्र हैं दोस्तों, मैं ये बात बताना भूल गया था, जितने भी नदी क्षेत्र हैं दोस्तों, हमेशा इतिहास में उन्हीं की नदियों के आसपास ही खेतीबाड़ी करना शुरू हुई। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले इंसानी सभ्यताएं नदियों के आसपास ही उत्पन्न हुई। दोस्तों क्यों यह उत्पन्न हुई, या यूँ कह सकते हैं कि इंसानों ने सबसे पहले वहीं नदियों के किनारे ही रहना शुरू किया। वजह यही थी कि नदियों के किनारे फसलें पेड़ पौधा अच्छी मतलब तरह से उत्पन्न हो सकती थी, अच्छी तरह से उनको मतलब उपजाया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, और अधिक समय तक वो मतलब उसमें खाद देने की कोशिश नहीं, मतलब उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, ना खाद दिए अच्छी फसलें होती थी दोस्तों, है ना। देखिए गंगा कावेरी घाटी मैदान, है ना, नर्मदा ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान दोस्तों, है ना, और ये और भी है दोस्तों। तो कौन कौन सी नदी आप बता सकते हैं उदाहरण में, जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र रही है दोस्तों? आप कमेंट में बताएं, है ना। वैसे मेरे ख्याल से तो आपको अब आपको पता ही चल गया होगा दोस्तों। दक्षिण भारत में देखिए कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदी हैं। ठीक है दोस्तों, और नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती और गंगा, यमुना, ये सब दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनका आसपास का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, और आज भी है, उस समय भी था दोस्तों, है ना। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको इसमें ना ही कमेंट में कुछ बताना है, ना ही कुछ है। ठीक है, मैं जो कुछ पूछूंगा बाद में बताना दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं दोस्तों। जो नदी के द्वारा जो तट होते हैं, उत्थित होते हैं, जो मतलब जैसे कि ऐसी हो जाती हैं, आप इसमें दिखाई देते हैं, ये जो नदी के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, जो जहाँ पर पेड़ पौधे पैदा हो जाते हैं, और मतलब झाड़ियाँ वगैरह उगाती हैं, यानी कि ऐसा कह सकते हैं, नदियों के आसपास जो जंगल सा क्षेत्र बन जाता है उसको तटबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तटबंध आप समझ गए होंगे। तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी गति तेज, जो शुरुआत में तेज होती है, ठीक है, उसके बाद वो उनकी गति धीमी हो जाती है ना। शुरुआत में कोई भी हर चीज़ शुरुआत में तीव्र ही होती है। जैसे कि मान के चलिए, एक उदाहरण ले रहे हैं नॉर्मल, हम जब दौड़ते हैं दोस्तों, तो शुरुआत में काफ़ी जोश रहता है, काफ़ी तेज़ी से सोचते हैं आज तो हम बहुत तेज़ दौड़ लेंगे, और बहुत तेज़ दौड़ भी रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम जब थकावट महसूस होने लगती है, तो हमारी गति धीमी हो जाती है। ठीक ऐसा ही है लगभग। ये नहीं कह रहा कि वो नदी थक जाती है, लेकिन नहीं, उनके शुरुआत में जो पानी का फोर्स होता है, जो पानी का दबाव होता है, तेज़ रहता है। उसके बाद धीमे धीमे पानी का दबाव, प्रेशर कम होने लगता है ना। जैसे कि आप लेजम का ही उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि हम घर में लेजम यानी कि जो पाइपलाइन होती है, उसका प्रेशर देखती है, शुरुआत में कितना तेज़ होता है, उसके बाद धीमा धीमा होने लगता है ना। और भी आप कई उदाहरण अपने हिसाब से लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। उसकी गति धीमी हो जाती है समुद्र के पास पहुँचते पहुँचते, और नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्रों से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं, हो जाती है, जिसको वितरिका कहती है दोस्तों। जो नदी अन्य भागों में विभाजित हो जाती है, नदी अन्य भागों में विभाजित हो जाती है, उसको विसरिका कहती है दोस्तों। वितरिका कहती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। इतनी धीमी हो जाती है नदी
कि वो अपने साथ जो जो भी पदार्थ लेकर आती है, पदार्थ या खनिज लवण या मिट्टी, धूल, बालू, जो कुछ भी लेकर आती है उसका निक्षेपण करने लगती है। निक्षेपण क्या? तो फैलाने लगती है चारों ओर। ठीक है, चारों ओर यानी कि पूरी तरह से मतलब इधर उधर फैलाने लगती है। ठीक है, प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। प्रत्येक वितरिका दोस्तों, जो वितरिका होती है, प्रत्येक वितरिका अपनी मुहाने पर किसका निर्माण करती है? तो अवसादों का। ठीक है, सॉरी, मुहान। प्रत्येक वितरिका अपनी मुहाने का निर्माण करती है, यानी कि मुहाने। जैसे कि मुहाना आप जान सकते हैं दोस्तों कि मिट्टी के ढेर से इकट्ठे हो जाते हैं ना नदियों के किनारे। आपने देखा होगा जहाँ नदी समाप्त होती है या जहाँ नदी धीमी चल रही होती है, वहाँ छोटी छोटी ऊंची से ढेर सी बन जाती है। उन्हें ही मुहाना कहते हैं दोस्तों, है ना। और या यूँ कह सकते हैं कि नदियों का जो अनेक मार्गों में विभाजित हो जाना मुहाना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आगे आगे बहुत मैदानी क्षेत्रों में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब वगैरह से कहीं से देख सकते हैं दोस्तों। नदी मैदानी क्षेत्रों में आती है तो ऐसा लगता है कि नदी का कोई मुख्य बहाव क्षेत्र नहीं दिख रहा है। कई क्षेत्रों में दिखता है, ऐसा लगता है कि नदी के कई मुंह निकल पड़े हैं ना। आप ऐसे समझ सकते हैं। आप मतलब अनुमान लगा लें कि आप सोचेंगे कि मैं नदियों का जो मुख्य मार्ग था वो कहाँ है ना, मैं समझ में नहीं आएगा, है ना। ऐसे मुहाना कहते हैं, अन्य मुहाने बन जाती है। आगे कह रहे हैं उन्हीं को मुहाना कहते हैं और वो कई मुहानों में विभाजित हो जाती है। सभी मुहानों को अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जो सभी मुहाने होती है इकट्ठी हो जाती है और उनका जो संग्रह होता है, सब मुहानों को इकट्ठा करके देखा जाए और तो उन्हें उनके जो बीच में जो क्षेत्र बन जाती हैं, खाली स्थान बचे रहती हैं दोस्तों। जैसे कि मान के चलिए नदी के 2 मुंह हो गए या 4 मुंह हो गए या 3 मुंह हो गए या 6 मुंह हो गए, जितने भी, तो उनके जो बीच में जो क्षेत्र बच जाता है तो उसको डेल्टा कहते हैं। बीच में जो क्षेत्र जहाँ पे जल नहीं पहुँचा, ठीक है, उसको डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी दिखाएंगे हम चित्र 3.7 में दिखाएंगे। ये देखिए, ये 3.7 कहाँ है? ये मैं ये बताना चाह रहा था दोस्तों, आप समझ पाए या ना समझ पाए। ठीक है, ये दोस्तों ये नदी आई, ये दोस्तों ये वितरिकाएँ बन जाती हैं। ये टापू जैसे होते हैं दोस्तों, ये टापू जैसे वितरिकाएँ बन गई। और ये जो दोस्तों ये इधर देखिए, एक इधर आई थी, एक इधर, ये एक इधर, एक इधर, एक इधर, इतनी कितनी शाखाओं में विभाजित हो गई नदी। ठीक है दोस्तों, तो इनको ये जो क्षेत्र होंगे ये डेल्टा क्षेत्र कहलाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी क्षेत्र डेल्टा कहलाएंगे। ये दिख रहे हैं ना हल्के मतलब मटमैली टाइप की। ठीक है, नीले हरे को छोड़कर जो दिख रहा है ना, ये सब डेल्टा क्षेत्र कहलाएंगे। और ये जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं इनको डेल्टा नहीं न कहकर वितरिका कहती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं समुद्र, हाँ यहाँ तो हो गया। आगे कह रहे हैं कि हाँ, ये कोई चित्र है। समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थल आकृतियाँ। समुद्री तरंगों के द्वारा समुद्री तरंगें आती हैं, ये जो समुद्र की लहरें आती हैं वो एकदम घूम जाती हैं, तो उनके द्वारा ये आकृतियाँ बन जाती हैं। ऐसी कहती है तटीय मेहराब। मेहराब देखिए, मेहराब के आकार का है ये दोस्तों, तो ये तटीय मेहराब है। ठीक है दोस्तों, ये स्टैक है, ये दोस्तों स्टैक बन जाता है, ये कट जाता है नदियों की तरंगों से। बार बार हज़ारों साल लगती हैं दोस्तों इसको होने में, तो ये स्टैक बन जाता है। पहाड़ियाँ कट जाती हैं दोस्तों, है ना। और ये दोस्तों ये नदी के तटों पर बनता है ये आकृति दोस्तों। तटों पर ये आकृतियाँ बन जाती हैं लहरों की। ये सी आकार की बार बार लहरें आती हैं, सी आकार की टकरा कर जल बहुत तेज सी से टकराता है, तो ये आकृति बना देता है समुद्रों के किनारे। आपने अक्सर देखा होगा, अगर कहीं गए होंगे आप, या यूट्यूब गूगल से देख सकते हैं आप दोस्तों। ये देखिए समुद्री गुफाएँ बन जाती हैं। यहाँ अक्सर जल के पानी वाले कीड़े होते हैं, सर्प होते हैं, वो पाए जाते हैं ना ऐसे क्षेत्रों में। और मछलियाँ, केकड़े, झींगा, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं दोस्तों। ये वहाँ उनका स्थान बन जाता है रहने का। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको समझ गए। आगे देखिए समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंगों के जो कार्य हैं उतने देखिए। समुद्री तरंगों की अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगों के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं। सैल यानी चट्टानों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार
विकसित होती है, ऐसी दरारें बन जाती हैं दोस्तों। इसमें बीच में है दरारें बन जाती हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, ठीक है, बड़ी हो जाती है धीरे धीरे, ये इस प्रकार की चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं दोस्तों। ये समुद्री गुफा बन गई ये दोस्तों, ये इसके बारे में बता रहे हैं। ये चौड़ी हो जाती है, ये ऐसा अभी कट जाता है। ये शायद उस किसी समय ये एक पहाड़ हो, धीरे धीरे ये कट गया हो, 2 भागों में विभाजित हो गया हो, है ना। अब इसका भी नंबर आने वाला हो, ऐसे ही मतलब हो जाता है। आगे कह रहे हैं इनको गुफा, समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं की बड़ी हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। ये धीरे धीरे ये समुद्र से जल की टकराने से और कटता जाता है पत्थर, है ना। तो ये फिर उनके बाद क्या बचता है, तो छत बचती है, ठीक है दोस्तों, जिसे तटीय मेहराब कहती है दोस्तों। ये तटीय मेहराब बन गया दोस्तों। मतलब इस आकृति के बाद जो जल की और आगे की क्रिया होती रहती है, तो उसके बाद ये बनता है, ठीक है, तटीय मेहराब। समुद्री गुफा के बाद तटीय मेहराब बनता है, ठीक है दोस्तों। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है। ये छत को भी तोड़ देता है, लगातार अपर्दन होता रहता है जल का, तो छत को भी तोड़ देता है। आगे कह रहे हैं और केवल दीवार बचती है दोस्तों। दीवार जैसी इस आकृति को टैंक कहती है दोस्तों। इसके बाद फिर दोस्तों ये ऐसी आकृति बन जाती है दोस्तों। तो ये हजारों सालों की एक्टिविटी है, 1-2 दिन में नहीं होता ये सब, है ना। आगे कह रहे हैं कि लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है, जिस दीवार जैसी इस आकृति को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्री भृंगु कहते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्री भृंग कहते हैं। समुद्री भृंग के बारे में यहाँ देखिए दोस्तों, कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया तो आगे दिया जाएगा, नहीं दिया गया। समुद्री भृंग आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्री भृंग कहते हैं। समुद्री भृंग दोस्तों इसे मान सकते हैं, जैसे कि ये दोस्तों ये आकृतियाँ ऊपर आ गई ना, इन्हीं को समुद्री भृंग कहते हैं दोस्तों। ये स्टैंक के ये ऊपर का ये क्षेत्र है एकदम चिकना हो जाता है समुद्र की पानी की जला प्रभाव से, तो ये समुद्री भृंग कहता है, ठीक है दोस्तों। इसको आगे कहते हैं, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। किनारों पर जो होता है अवसाद, उसको समुद्री पुलिन कहते हैं दोस्तों। ये नदियों द्वारा किया जाता है, तो उसे अपर्दन अक्षय पर्दन ऐसी ये कहते हैं। वही समुद्र में वो सब पुलिन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं हिम नदी के कार्य। हिम नदी अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिम नदी जो होती हैं हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो हिम नदी अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि ये नदियाँ होती हैं हिम नदी, ये अपनी कठोर ये हिम नदी अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थर को अपरदित कर देती है, मतलब वो मिट्टी को काट देती है, ठीक है। और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूपृष्ठ का अपरदन करती है दोस्तों। वो मिट्टी को काट कर क्या करती है, तो अपरदन कर देती है उसका, ठीक है। हिमनद गहरी गर्तों का निर्माण करती है। हिम नदी तेजी से, क्योंकि हिम नदी दोस्तों वहाँ बहती हैं जहाँ पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से गिरने वाली नदियाँ होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो पहाड़ों से गिरेंगी तो क्या हुआ दोस्तों, उलास में मिट्टी, मतलब मिट्टी का ऐसी आकृति बनाएंगी जैसे कि यू आकार की आकृति, ठीक है दोस्तों। आप समझ रहे होंगे यू आकार की, क्योंकि पहाड़ों से गिरने वाली नदियाँ यू आकार की आकृति बनाती हैं, ठीक है दोस्तों। हिमनद गहरी गर्तों का निर्माण करती हैं, गहरी गर्त, ठीक है। तो गहरी गर्तों का निर्माण करती हैं। और आगे कह रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं दोस्तों। तो पहाड़ों से गिरने वाली नदियाँ अक्सर ऐसी आकृति का निर्माण करती हैं, यू आकृति है जैसे कि, है ना। और भी आकृति हैं आगे मिलेंगी देखने को, ठीक है। यहाँ इस अध्याय में नहीं मिलेंगी तो अगले अध्याय में मिलेंगी दोस्तों, है ना। जल भर जाता है और ये सुंदर झील बन जाती है। हिम नदी के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल रेत एवं तलछट मिट्टी
मिट्टी निक्षेपित होती है। तलछट एवं सॉरी जैसे छोटे बड़े सेल रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है दोस्तों। मतलब इनमें क्या क्या होता है, तो छोटी बड़ी रेत होती है, तलछट तो तल का छाट देना हो जाता है उनकी तरह। मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेपण ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती हैं दोस्तों। अब हिमोड़ आप देखिए यहाँ पर कहीं है तो नहीं है, ये है दोस्तों हिमनद। ये हिम नदियाँ हैं दोस्तों। ये मतलब उस समय का चित्र लिया गया है जहाँ पर जब बर्फ गिरी होगी। ठीक है दोस्तों, ये बर्फ है। ठीक है, और देखिए दोस्तों हिम नदी के इतने ही कार्य दिए गए हैं, वैसे और भी कार्य आगे अध्याय में आप पढ़ेंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये हिम नदियाँ हैं, ये पहाड़ों से आती हैं और ये बर्फ बहती है। मतलब जब बर्फ़ पड़ती है या गर्मी पड़ती है, गर्मियों में तो पिघलती हैं हिम नदियाँ, बर्फ़ पड़ती है तो ये ऐसी ऐसी सफ़ेद चादर सी दिखती हैं। ठीक है दोस्तों, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती हैं दोस्तों। हिमोड़ आगे आप देखेंगे, इसमें दिया नहीं गया। ठीक है, ना ही चित्र दिया गया है, ना उसके बारे में और कुछ दिया गया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि पवन के कार्य, तो पवन के कार्य देखते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। बालू के मतलब मतलब जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि जो रेत होता है हमारे घरों के निर्माण में सहायक होता है दोस्तों। मतलब हमें रेत के बिना हम घर नहीं बनाना मतलब बना सकते दोस्तों, है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है रेत। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बोल रहे हैं, रेत की टिब्बे की चित्र एकत्रित करिए। आगे कह रहे हैं कि रेत में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है दोस्तों। रेत में जो पवन है अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। पवनों की द्वारा रेत में अपर्दन और निक्षेपण होता है दोस्तों। ठीक है, निक्षेपण, ठीक है, और अपर्दन। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार की सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपर भाग की अपेक्षाकृत पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। क्या कह रहे हैं कि जो पवन होती है सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट देती है। क्यों काटती है? क्योंकि वो सतह से होकर चलती है, ऊपरी सतह पे उसका प्रभाव अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीघ्र शीर्ष विस्तृत होते हैं। ऐसे बोल रहे हैं, इसलिए इस सेल के आधार संकीर्ण होते हैं और शीर्ष विस्तृत होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस चित्र को देखिए, क्या कह रहे हैं, तो देखिए ये पवनों के द्वारा बहाई हुई मृदा, धूल, मिट्टी का जो भी है होता है, और ये पवनें चलती हैं तो ऊपर का जो वो होता है, क्या है कि मतलब शीर्ष जो मिट्टी आकर इकट्ठी हो जाती है, फिर पवनें आती हैं, फिर इसमें है मतलब एक मतलब ढेर बन जाता है, जैसे कि रेत का ढेर मान लें। तो जब पवनें आती हैं तो ऊपर की मिट्टी को और तेज़ी से बहा ले जाती हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है कि पिरामिड के आकार का बन जाता है दोस्तों। ऐसे मतलब आप ऐसे समझ गए होंगे, पिरामिड के आकार का बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये दिखाया भी गया है, नीचे देखिए ये विस्तृत है और ऊपर ये छोटा सा, मतलब ये नीचे मतलब चौड़ा और ऊपर सकरा, यानी पठार टाइप का बन जाता है। आप पठार तो जानते ही होंगे दोस्तों, है ना। नहीं जानते तो पिछले अध्याय में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये पठार जैसा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि हाँ या इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्षक विस्तृत होते हैं। विस्तृत यानी कि फैला हुआ और शीर्षक संकीर्ण यानी छोटा। ठीक है दोस्तों, तो ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। पवन है जो दोस्तों बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत को ले जाती है। ठीक है, पहुंचाती है। आगे कह रहे हैं जब पवन का बहाव रुकता है तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाता है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, जब पवनों का बहाव रुकता है, मतलब पवनें बंद भी होती होंगी किसी समय, हमेशा तो चलती नहीं रहती ना। तो जब पवनों का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना लेता है। फिर कहीं ना कहीं तो मतलब रुकेंगी पवनें, और रुकेंगी तो वो रेत है हवा में तो रुका ही नहीं रह जाएगा, वो भी रुकेगा और वो फिर रुकेगा तो गिरेगा नीचे कहीं ना कहीं, है ना।
तो गिरेगा तो वो क्या करेगा, तो पहाड़ का निर्माण करेगा दोस्तों। वो काफ़ी मात्रा में होता है तो दोस्तों पहाड़ का रूप ले लेता है दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं जिसको बालू टिब्बा कहते हैं, जिसको बालू टिब्बा कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये बालू टिब्बा मान सकते हैं इसको, इस वाली आकृति को। ये जिस पर ये ऊँट की ये ऊँट है 2-3, इनकी आकार जो आगे जो आकृति दिख रही है छोटी सी रपट जैसी, मतलब स्लो टाइप की, इस पर सीढ़ी नुमा, मतलब सीढ़ियाँ नहीं है, मतलब ऐसा चढ़ाव जैसी स्थिति दिख रही है, इसको आपको बालू टिब्बा मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बालू टिब्बा कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं चित्र 3.10 में देखें, 3.10 ये इसी के बारे में बता रहे हैं, बालू टिब्बा, ठीक है। ऐसे ही बालू टिब्बा होते हैं दोस्तों। जब बालू कण महीन एवं हल्की होती है तो वायु उनको उड़ाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। वही दोस्तों हल्की चीज़ होती है, उसको कोई भी बड़ा हवा वगैरह बहाकर ले जाती है, ठीक दोस्तों। हम भी दोस्तों एक कोई हल्का आदमी होता है तो उसको एक गोद में बैठाकर कहीं भी ले जा सकती है दोस्तों। ये उदाहरण है दोस्तों, बाकी कुछ आप इस पर ध्यान ना दें, ठीक है। हल्के आदमी को कोई उठा ले जाता है, इसी प्रकार छोटे कण को वायु बहाकर ले जाती है, ठीक है, दूर तक ले जाती है। जब ये वायु कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती हैं तो इन्हें लोएस कहते हैं दोस्तों। जब ये विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती हैं तो लोएस कहते हैं, यानी कि वही बड़ा मतलब ऐसे समझ सकते हैं। जब बालू टिब्बा नहीं बन पाता तो वो क्या बन जाता है, लोएस बन जाता है। यानी कि बालू टिब्बा एक जगह पर स्थित हो जाने से बनता है, और लोएस जब वो धूल मिट्टी चारों ओर फैल जाती है तो लोएस कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चीन में विशाल लोएस निक्षेपण पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं विशाल लोएस, यानी कि जैसे कि कभी आपने देखा होगा रेगिस्तान के आसपास दोस्तों बीच में सड़कें निकली रहती हैं, तो हाईवे वगैरह, तो आपने किसी चित्र में भी देखा हो तो हाईवे के आसपास जो रेत फैला हुआ होता है वो एक चट्टान के रूप में नहीं होता, ना ही वो पिरामिड के आकार की होती है, ना ही कोई वही वो ऊंचे ढेर की जैसा होता है। वो मतलब फैली हुई होती है, फैला हुआ, यानी कि सतह पर मिट्टी धूल मिट्टी की तरह फैला हुआ होता है, तो उसे हम लोइस कहते हैं, ठीक है। ये अक्सर चीन में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये अभ्यास प्रश्न आ गए, ये कक्षा 7 के छात्रों के लिए ये प्रश्न है, ठीक है। और उनकी वजह से वो परीक्षा में पास होते हैं, इनको हल करने की बात ये परीक्षा में आती है कक्षा 7 की बात छात्रों की, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, ये स्थलाकृतियाँ हैं दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ कोई है नहीं, बस दोस्तों इतना ही था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।